हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज हम हायर सेकेंडरी लेवल यानी 12th लेवल बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इस सीरीज़ में हमारा पेपर नंबर 7 आज का होने वाला है। ये एग्ज़ाम हुआ था 16 मार्च 2022 को थर्ड शिफ्ट में। इसके पहले ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी इंग्लिश का पेपर पूछा गया था सिलेक्शन पोस्ट में, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 12th लेवल वाला। आज हमारा है पेपर नंबर 7 और ये आज का लास्ट पेपर है 12th लेवल वाले सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 में, यानी ग्रेजुएशन भी हमने कंप्लीट कर लिया और आज हमारा ये 12th लेवल वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी अलग प्लेलिस्ट बन गई है। CGL 2021, CGL 2020, CHSL 2020 और इन सभी के सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट के ज़रिए और प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे लेक्चर्स को देखिए और अपना बूस्टअप करिए इंग्लिश की प्रिपरेशन को। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज लाइव क्लास नहीं हो रही है। आप जानते हैं कि लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, सो बार बार लाइट आने जाने की वजह से जो इंटरनेट है वो बंद हो जाता था। सो आप लोगों को अपलोड करके मिल रही है क्लास, आप इसको एंजॉय करिए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और आंसर करना मत भूलिएगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि आपने कितने सही अटेम्प्ट किए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आप सभी को पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा, चाहे अपने नोटबुक में या फिर कमेंट बॉक्स में। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि डायरेक्ट स्पीच हमें ढूंढना है। इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा होगा। अब इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने देखा यहाँ पे आस्क्ड है और यहाँ पे इफ है, तो इसका मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। सेकंड में नहीं है तो सेकंड वाला आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, और कौन सा हो सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कुड गेट ए न्यू हाउस, सो कैन आई गेट हो सकता है, गेट मी नहीं होगा, डू नहीं होगा, कैन यू गिव मी नहीं होगा। गेट होना चाहिए ना वर्ब के तौर पे, कैन तो होगा। कैन के साथ हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था गेट। फोर्थ में तो लिखा हुआ है गिव, तो ये आंसर हो नहीं सकता। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यही आंसर बचा एग्जाम में, आपको सिर्फ इतना ही करना था, बस हो गया आपका। आगे देखिए, अगला है हमारा एंटोनियम। एंटोनियम का क्या मतलब होता है? एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत, विपरार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड। सो यहां पर दिखा हुआ है फरवर। फरवर का पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, फिर इसका एंटोनियम बताएंगे। तो पहला कंडीशन होगा कि आपको मीनिंग पता होगी, सेकंड कंडीशन होगा कि आपको मीनिंग नहीं पता होगी। अगर पता है तो फिर तो बहुत अच्छा आप आंसर कर देंगे, और इन केस आपको नहीं पता तो फिर ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर देंगे। आप स्किप मत करिए, आप पहले क्या करिए कि आप इनके चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है इंटेंसिटी यानी तीव्रता होना, सीरियसनेस यानी किसी में अपना सीरियस होकर काम करना, गंभीरता दिखाना। झील का मतलब होता है उत्साह, एक्साइटमेंट दिखाना। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता यानी एक्साइटमेंट का अपोजिट, मतलब फीलिंगलेस। तो आपने जब, अगर आपको यहाँ पे आप सेकंड सिचुएशन में थे, आपको मीनिंग नहीं पता थी, तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता दिखाना, सीरियसनेस दिखाना, उमंग दिखाना। सीरियसनेस, झील, ये तीनों कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। सबसे अलग कौन सा है? एपैथी। पैथी का मतलब होता है फीलिंग और एपैथी का मतलब होता है बिना फीलिंग के। तो फरवर का एंटोनियम यही होना चाहिए। सो ये इसका आंसर आप लगा देंगे। ये होगा सेकंड सिचुएशन में। अगर आपको मीनिंग पता होगी तो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको एंटोनियम ढूंढना है। आगे देखिए, आगे है आपका ईडियम। ईडियम क्या है? लॉक हॉर्न्स। सो क्या हो सकता है? इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। मेक ए टीम, फाइंड ए मेट, फाइट विद समवन या डिफीट समवन। तो अब इसका क्या आंसर हो सकता है? कैसे पता लगाएं हम? देखिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं। लॉक करना यानी किसी को बंद करना। हॉर्न्स मतलब, हॉर्न्स होता है ना सींग वगैरह टाइप का, तो लॉक हॉर्न्स का मतलब ये हो गया कि आपने अपने सींग को किसी पे टाइट करके रख दिया कि भाई
मतलब मैं तो तुझे जब देखूंगा सींग मार दूंगा। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि मैं तुझे जब देखूंगा सींग मार दूंगा। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब तो आपको इसका पता चल भी गया होगा कि आंसर क्या है। लॉक हॉर्न्स यानी फाइट विद समवन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि आपको पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में डिफाइन करना है। तो क्या लिखा हुआ है पहले इसको पढ़ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रीड करना। तो ए डिसीज परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और रिकरिंग अगेन एंड अगेन, यानी एक डिसीज को क्या बोलेंगे जो कायम है लंबे समय तक, या फिर जो बार बार हो रहा है उसको क्या बोलेंगे। तो अब यहाँ पे आपको आंसर ढूंढना है। कन्फर्म्ड ये तो नहीं होगा, क्रॉनिक, सर्टिफाइड भी नहीं होगा, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि किसी भी चीज का क्रम वाइज चलना। मान लीजिए कि आप हिस्ट्री से लेकर के अभी तक किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसको क्रम वाइज जब हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इन क्रोनोलॉजिकल मेथड। क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक क्या होता है, क्रॉनिक उस प्रकार की डिसीज को बताने के लिए बोल देते हैं जो ये तो बार बार होता है या लंबे समय तक रहता है, तो उसको बोल देते हैं क्रॉनिक डिसीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में कभी भी आपको रिपीट मिल जाए। अच्छा, अब देखिए आपका फेवरेट टॉपिक आ गया है, तो आप बता सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको तरीका बताया गया है ना। सबसे पहले आप इसको देखेंगे BCDC। चलिए अटेम्प्ट करिए आप लोग जरा एक बार इसको पॉज करके, फिर देखते हैं कि आप में से कितनों का सही होता है और कितनी जल्दी करते हैं। ये दोनों चीजें देखना है, कितना एक्यूरेसी है और कितनी जल्दी करते हैं। तो देखिए, जब मैंने देखा BDCC तो मैं B और D को पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि दोनों एक एक बार हैं। B पढ़ लेते हैं। If the product is safe, the animals remain unhurt. D में लिखा है as a result such tests are conducted on small animals. तो मैं समझ गया कि D और B नहीं आ सकता। क्यों? D में बोला गया है कि इस रिजल्ट के तहत ये टेस्ट किया जाता है स्मॉल एनिमल पे। सच टेस्ट यानी किस टाइप का टेस्ट, किसका रिजल्ट, हमें कुछ भी नहीं पता, तो डी से शुरू नहीं हो सकता। अब बी देखिए, इफ द प्रोडक्ट इज सेफ एनिमल रिमेन्स अनहर्ट। अब किस चीज से अनहर्ट रहते हैं एनिमल्स, या कौन से प्रोडक्ट की बात की जा रही है, हमें ये नहीं पता। तो पहले इनके बारे में हमें बताना होगा, तभी हम उसका एक पैसेज में यूज कर पाएंगे। अब बचा के हमारे पास सी से स्टार्ट होगा। सी पढ़ लेते हैं। इट इज इलीगल टू टेस्ट अननोन केमिकल्स ऑन पीपल। अगर कोई केमिकल है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो अगर हम उसको आदमी पर टेस्ट करेंगे तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है। अब सी के बाद लिखा हुआ है डी, सी के बाद लिखा हुआ है ए, दोनों पढ़ लेते हैं। दिस एंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। इसका आंसर मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर 3। बस कितना आसानी से मिल गया। अब आप कहेंगे कि आपने इतना पढ़ करके कैसे समझ लिया। देखिए ध्यान से, पहले जब बता दिया था कि भाई ऐसा टेस्ट जिसके बारे में हमको नहीं पता, लोगों पर वो करना, टेस्ट करना इलीगल है, तो ये तो नहीं आ सकता ना कि ये सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट जो है ह्यूमन के लिए सुटेबल है। अभी तो आपने बताया कि अननोन केमिकल को टेस्ट करना इलीगल है, फिर लास्ट में बता देते हैं कि ये सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए सेफ है। तो ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा, तो ए नहीं आ सकता। अब डी में देखिए, और इसका जो रिजल्ट होता है, एज अ रिजल्ट सच टेस्ट्स आर कंडक्टेड ऑन स्मॉल एनिमल्स। सो इसी के रिजल्ट के मतलब जो इलीगल है, इसके रिजल्ट के तहत जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है स्मॉल एनिमल पे, तो यही हो सकता है। अब देखिए आगे बी में, इफ द प्रोडक्ट इज सेफ द एनिमल्स रिमेन अनहर्ट। तो डी के बाद बी आ गया कि भाई अगर ये प्रोडक्ट सेफ है तो एनिमल्स जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये एंश्योर करता है कि प्रोडक्ट आदमियों के लिए भी सेफ होगा।
ऐसा ही होता है ना, पहले बंदरों पे प्रोडक्ट कोई भी केमिकल टेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से आदमी का ही एक तरीके से माना जाता है ना। तो इसी वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कितने आसानी से पता लगा लिया मैंने। अब पॉज करके करिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपको पढ़ने को मिले एग्जाम में तो कितनी जल्दी और कितने कम समय में और कितनी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करेंगे। चलिए पॉज करके ट्राई करिए। शी सैड टू मी प्लीज। अब जैसे ही मैंने प्लीज देखा तो सैड टू कन्वर्ट हो जाता है रिक्वेस्टेड में और प्लीज गायब हो जाता है। रिक्वेस्टेड के बाद मी है तो हर कट गया, यू कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, मी या फिर मी। लैंड योर बाइसिकल, यहाँ पे है योर, यहाँ पे है माई। योर कन्वर्ट होता है सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का हो जाता है माई। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बस इतना ही करना था। कंजक्शन दैट यूज नहीं होता, दैट की जगह यूज होता है टू। कितना आसान था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, आगे है इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट। ओके, इम्प्रूव करना था। सो यानी कि इसमें क्या होगा कि एक पार्ट अंडरलाइन होगा और उस अंडरलाइन पार्ट को हमें पहले, अच्छा अंडरलाइन पार्ट कहाँ पे, आई थिंक ये वाला पार्ट है जो अंडरलाइन होना चाहिए। यस, दैट इज करेक्ट नाउ। सो अब आपको बताना है इसे कि कौन सा ऑप्शन इसको करेगा ठीक। तो देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट देन नथिंग कुड हिंडर हिज सक्सेस। वो उतना कॉन्फिडेंट था कि कोई, हिंडर मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसको पता था कुछ भी नहीं, कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती उसकी सफलता के रास्ते में। सो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट। सो का पेयर TEHEN नहीं होता, टू का पेयर TEHEN नहीं होता, टू का पेयर टू जरूर होता है, लेकिन ये नेगेटिविटी को शो करता है। इसका मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, ये मतलब निकलता है इसका। सो का पेयर दैट होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में इतना की। क्या मतलब होता है, इतना की। सो वह इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको पता है कि कुछ भी हिंडर, बाधा नहीं उत्पन्न हो सकती उसके सक्सेस में। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, आगे है आपका फिल इन द ब्लैंक। क्या करना है, सबसे पहले रीड करिए और सोचिए कि क्या आ सकता है। हालांकि आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी तो आप देखेंगे स्केर्सली हैड आई रीच्ड, बस आंसर मिल गया और हमें कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्केर्सली का पेयर होता है WHEN वैन, ना कि दैट, ना कि देन, ना कि टिल। मिल गया आंसर। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है कि कहीं गलत ना हो जाए तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं इतना मुश्किल से पहुंचा ही था टेरेस पे पौधों को पानी देने के लिए, इतने में 2 मंकी ने जंप किया मेरे सामने। सो इसका मतलब यहाँ पर इतना मुश्किल की यही यूज हो रहा है और वैन कहीं और यूज किया भी नहीं गया था, मतलब हमें एक जगह यूज करना था। तो इसका आंसर हो गया वैन, ऑप्शन नंबर 2। बस यही करना था हमको एग्जाम में। कितना टाइम लगा हमें बताइए। अगला है ग्रामेटिकल एरर। सो ग्रामेटिकल एरर को करने का तरीका बेस्ट होता है कि जितना अच्छे से आप रीड कर लेंगे उतने अच्छे से ही आप आंसर कर पाएंगे। तो वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए कि आपने कितना रीड कर लिया अच्छे से, मतलब रीड करके आंसर किया या नहीं। देखिए आई कैन मेक, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आई कैन मेक बिल्कुल आ सकता है। आर्टिकल एन यूटिलिटी आइटम फ्रॉम दिस वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर में भी कोई एरर नहीं है, ये सही है, ये सही है। फ्रॉम दिस भी सही है। सो आंसर तो एक ही में बचा हमारा, एन यूटिलिटी आइटम में। अब इसमें एरर क्या होगा, एन एरर है। अब एन में क्या एरर है कैसे पता चलेगा, देखिए यूटिलिटी जो है, ये जो यूटिलिटी है इसके पहले आर्टिकल एन आया है, यूटिलिटी को ऐसे लिखेंगे ना यू। सो ये हो गया आपका व्यंजन कॉन्सोनेंट, ना कि वॉवेल साउंड। सो इसके पहले कभी भी आपका आर्टिकल एन नहीं आता, आर्टिकल ए आता है, याद रखिएगा इसको। सो इसी वजह से एन नहीं आना चाहिए, ए आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा पैसिव वॉइस।
आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए कि आप कितने सेकंड्स में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिए कि अगर आपको एग्जाम में करना हो तो कैसे करना चाहिए। ए लिटिल गर्ल ओपन्ड, ये पास्ट टेंस है तो बस इज ओपन्ड नहीं होगा, प्रेजेंट है। हैज़ बीन ओपन्ड प्रेजेंट है। वॉज ओपन्ड सही है। अब यहाँ पे द डोर, यहाँ पे बाय ए लिटिल गर्ल। सो जो ए लिटिल गर्ल है ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला, ना कि बाय द डोर। मतलब इसका मतलब हुआ थर्ड वाले का, एक छोटी सी लड़की, ए लिटिल गर्ल ऑफ द हट, उसको ओपन किया गया था दरवाजे के द्वारा। अब दरवाजे के द्वारा लड़की को थोड़ी ना ओपन किया जाएगा, दरवाजे को ओपन किया गया था लड़की के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आपको सिर्फ इतना ही करना था और कुछ नहीं। जैसे आगे देखिए आपके पास एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे वर्ब, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिफेंस फोर्सेज। सो डिफेंस फोर्सेज पहले आ जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट खत गया, विजय चौक कट गया। डिफेंस फोर्सेज वॉज ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो ये सिंपल ऑर्गेनाइज्ड बन जाएगा, वॉज ऑर्गेनाइजिंग नहीं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का ऊपर पैसिव वॉइस दिया हुआ था। सो प्रेजेंट सिंपल का हमको एक्टिव वॉइस ढूंढना है। अगर आप में से किसी को इनके रूल्स नहीं पता तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इवन दो आपको हमारी लेक्चर मिल भी जाएगी, आप सर्च कर लीजिएगा पैसिव वॉइस या नरेशन मैथ्स बाय आशीष सर, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, रूल्स वहां पे अवेलेबल हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला है हमारा सिनोनियम। पॉज करिए, बताइए सिनोनियम का इसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक है, हालांकि अगर आपको नहीं पता होगा तो भी एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। पॉपुलस मतलब होता है संख्या में ज्यादा, हैजर्डस मतलब खतरनाक, ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज्यादा, इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा। तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हैजर्डस आंसर होगा। इवन दो आपको पैरेलस का मीनिंग पता होना चाहिए, पहले बहुत पूछा जाता था, अब फिर से पूछ दिया है। पैरेलस का मतलब होता है डेंजरस और हैजर्डस का मतलब भी होता है डेंजरस। सो ये इसका सिनोनियम है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं। आगे है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत हो हमें ये बताना है। तो इसको अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 2-3 महीने तक अपनी अच्छे से डेली बेसिस पे करिए तैयारी, तभी हो पाएगी, नहीं तो नहीं। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। LEISURE लेज्योर बिल्कुल सही है, जिसका मतलब होता है बिल्कुल फ्री टाइम। FRAUD नहीं, ये तो गलत लिखा है यहाँ पे। फ्रॉड की सही स्पेलिंग क्या होती है? FRAUD, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। सो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। GEALOUS ये भी सही है, इंस्टॉलमेंट भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला है हमारा वन वर्ड, इसको आंसर करिए पॉज करके, देखते हैं कितनी जल्दी कर सकते हैं। इवन दो ये बहुत आसान है। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की बात की जा रही है ना। जू का मतलब होता है जानवर, जियो का मतलब होता है जगह, धरती, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति, और रेडियोलॉजी, मैं पहले रेडियोलॉजी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेडियोलॉजी में होता है, देखिए जब इंसान बीमारी यानी मेडिकल फील्ड में रेडिएशन से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इससे पता लगा लेते हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा खराब है, कहाँ पे कमी है, कैसे खराब हिस्से को ख़त्म करें, तो उसकी स्टडी को कहते हैं रेडियोलॉजी। और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है जहाँ पर आप सभी पौधों वगैरह के बारे में पढ़ाई करते हैं। क्लियर है ये बात? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ईडियम, आप इसको पॉज करके जरा देखिए कि आप क्या इसको कर सकते हैं या नहीं। गेट आउट ऑफ हैंड आपको फाइंड करना है कौन सा आंसर हो सकता है, ट्राई करिए। चलिए मिल गया, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने अगर मूवी देखी, ट्रेलर देखा होगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस डॉक्टर स्ट्रेंज का, तो वहां पे एविल डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड।
थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। सो गेटिंग आउट ऑफ हैंड का क्या कहना चाहता है वो, मतलब वो कहना चाहता है कि चीजें हाथ से जा रही हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। समथिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, दैट मीन्स इट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद हम सबका फेवरेट टॉपिक आ चुका है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को करने का तरीका है कि पहले आप पूरे क्लोज टेस्ट को अच्छे से रीड कर लें, फिर ऑप्शन को देखें, फिर समझने का प्रयास करें कि क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए, आप सभी को वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है, तो करिए, देखते हैं कितना सही कर पाते हैं। आंसर फिर कमेंट कर दीजिएगा सारे के सारे। स्टार्ट करिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए मैं इसको रीड करता हूं साथ के साथ, आप भी इसको देखिए कि आपने कहाँ मिस्टेक्स करी थी या क्या चीज़ें आपको फोकस में रखनी चाहिए जब आप सॉल्व करें क्लोज टेस्ट। देखिए, एयर इंडिया की जो सेल थी टाटा ग्रुप को, वो अनाउंस किया गया था 8 अक्टूबर को पिछले साल, और एक लेटर ऑफ इंटेंट LOI वॉज डैश टू द टाटा ग्रुप कन्फर्मिंग द गवर्नमेंट्स विलिंगनेस। वो जो भेजा गया था टाटा ग्रुप को, जिसने ये कंफर्म कर दिया कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो उसको सेल कर दे उसका 100% स्टेक टू द इन द एयरलाइन। सो अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, वॉज है, तो वॉज के बाद या तो V1 या तो देखिए वॉज के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, या तो वॉज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है, यानी कि ING फॉर्म। ये आता है एक्टिव वॉइस में और ये आता है पैसिव वॉइस में। तो आपको समझना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है या पैसिव वॉइस में। तो देखिए, LOI लेटर ऑफ इंटेंट वॉज डैश टू द टाटा ग्रुप। तो लेटर ऑफ इंटेंट को इश्यू किया गया था ना, लेटर ऑफ इंटेंट ने खुद तो इश्यू नहीं किया होगा। जब इश्यू किसी और के द्वारा किया गया था तो यहाँ पे काम इंपॉर्टेंट है, करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, यानी यहाँ पर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इश्यूड। आगे देखिए, टू सेल डैश, गवर्नमेंट की इच्छा उन्होंने दिखा दी कि भाई वो चाहते हैं बेचना 100% स्टेक इन दी एयरलाइन। अब यहाँ पे आवर है हमारा, इट्स मतलब उसका, वंस मतलब खुद का, हिज मतलब उसका। तो गवर्नमेंट के लिए क्या आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट अपने 100% स्टेक को बेच रहा है ना, तो गवर्नमेंट के लिए अवर तो आएगा नहीं, हिज भी नहीं आएगा, वंस भी नहीं आएगा, क्या बचा, इट्स, है ना। जो न्यूट्रल जो होते हैं जेंडर वगैरह, उनके लिए इट्स यूज किया जाता है। वी के लिए आवर, वन के लिए वंस, ही के लिए हिज। सो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, 25 अक्टूबर को द सेंटर डैश द शेयर परचेज एग्रीमेंट फॉर दिस डील। SPA शेयर परचेज एग्रीमेंट फॉर दिस डील। सेंटर ने क्या किया होगा, पास्ट में बात चल रही है ना, पास्ट में चल रहा है। वॉज यहाँ पास्ट देखिए, इशूड ये पास्ट देखिए, तो सेंटर ये भी पास्ट होगा क्योंकि 25 अक्टूबर की बात चल रही है लास्ट टाइम की। तो सेंटर ने क्या किया होगा, विटनेस किया होगा डील को, साइन किया होगा डील को, नोटिस किया होगा डील को, या अटेंड किया होगा डील को। तो डील को तो सिर्फ साइन किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, भारतीय सरकार ने हैंडेड किया एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को 27 जनवरी को, लगभग 69 ईयर्स बाद, जब सरकार ने उनको ले लिया था फ्रॉम द कॉन्ग्लोमेरेट। सो अब यहाँ पे इसका आंसर करना बहुत आसान है, हैंडेड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है प्रदान करना, कोई अथॉरिटी, कोई फाइल, कोई प्रोजेक्ट या कोई पावर हम किसी को हैंड ओवर करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। अच्छा, ये कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। ये CGL 2021 और शायद CHSL में भी पूछा गया था, 1 वर्ड में क्वेश्चन था। जब बहुत सारी कंपनीज एक फॉर्म पे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर काम करती है तो उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। याद रखिएगा, ये दोबारा फिर से वन वर्ड में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अच्छा यहां पर सेंटेंस खत्म हो गया है कॉन्ग्लोमेरेट के आसपास, है ना। ये नया सेंटेंस शुरू हुआ है। डैश रतन टाटा शेयर्ड हिज व्यू ऑन ट्विटर स्टेटिंग वेलकम बैक एयर इंडिया। वेलकम बैक एयर इंडिया, ये उन्होंने रतन टाटा जी ने कहा होगा ट्विटर पे। तो कॉमा है यहाँ पे, मुझे मतलब ऐसा एडजेक्टिव चाहिए जो रतन टाटा को बताए, जो रतन टाटा को डिफाइन करे, ऐसा मुझे एक वर्ड यहाँ पर चाहिए। पढ़ के देखते हैं सारे वर्ड्स को। लाइवली, लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिली, तो रतन टाटा एक जिंदा दिली पर्सन है, बिल्कुल है। मैरी का मतलब होता है हैप्पी, लेकिन ये किसी व्यक्ति को बताने के लिए तो नहीं करेंगे। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, तो आश्चर्यजनक रतन टाटा ये भी नहीं बोलेंगे। जॉयस का मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस, तो जॉयस मतलब कोई व्यक्ति को हम बता सकते हैं जॉयस, जॉयसफुल पर्सन या जॉयस। तो अब लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिली, जो कि रतन टाटा जी है ही। जॉयस का मतलब होता है आनंद से भरा हुआ, जो कि रतन टाटा जी भरे हुए होंगे। लेकिन अब दोनों में से कौन सा आएगा? दोनों एडजेक्टिव हैं। देखिए आप सिचुएशन को देखिए। सिचुएशन है कि उन्होंने ट्विटर पे स्टेट किया वेलकम बैक एयर इंडिया, तो वो उस टाइम किस चीज को बता रहे थे? किस टाइप के रतन टाटा थे? जिंदा दिली या बहुत ज्यादा खुश, आनंद से भरे हुए? तो आपको तो पता चल गया होगा कि अब इसका आंसर क्या है। जिंदा दिली का तो कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पे, बहुत ज्यादा खुश थे। तो इससे पता चलता है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको लेक्चर। अब हमारा पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बचा हुआ है, तो हम फटाफट उसको भी कंप्लीट कर देंगे। शाम को थोड़ी क्लास मेरी ज़्यादा होती है, इसी वजह से मैं डेली 2 नहीं कर पा रहा, बट इट्स ओके। मैं कोशिश करूँगा 2-3 दिन में इसे कंप्लीट कर दूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद दोस्तों आपका ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन पेपर्स में आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, जो कि आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। आप इनको करिए। इसके बाद CHSL 2021 जब खत्म हो जाएगा तो हम उसको करेंगे सॉल्व। लेकिन तब तक मैं आपको कोई भी पेपर का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं आपको टॉपिक वाइज करवाया करूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर तो बहुत सारा हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं आपको, आप उनको देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, राइट। तो चलिए लेक्चर को एंड कर देते हैं यहाँ पे। आप कमेंट करके बताना मत भूलिए कि लेक्चर कैसा लगा आपको। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।